कभी भी मीडिया जो है वो हमारे पक्ष में नहीं बोली, हमारे सपोर्ट में नहीं रही है। बीजेपी के पास एक भी ऐसे प्रवक्ता नहीं है जो पढ़ लिख कर आते हों, एक भी ऐसे प्रवक्ता नहीं है जिनके पास तर्क हो, एक भी ऐसे प्रवक्ता नहीं हो जिनके पास आंकड़े हैं। तो जब एक भी प्रवक्ता ऐसे नहीं है जिनके पास आंकड़े हो, तर्क हो, तो हमें लगता है कि इनकी ट्रेनिंग ही ऐसे हुई। तो कभी भी मोदी जी को हम मोदी मोदी नहीं कहेंगे, मोदी बाबू है ना, मोदी बाबा नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो चाहे अपनी मर्यादा जितना भी गिरा दें, अपनी जुबान जितना भी वो गिरा दें, जो भी बोल रहे हैं, लेकिन हमें जो बोलेंगे हम उस पद को देखते हुए बात करेंगे ना। राधिका पासवान जी जो है उनको एक व्यक्ति बहुत गंदी गंदी गालियां देता है, सोशल मीडिया पे लिखता है, और उस व्यक्ति को वो बोलता है कि साया साड़ी खुलाकर हम नचा देंगे सड़क पर। ऐसा व्यक्ति बीजेपी ज्वाइन कर लेता है और प्रधानमंत्री अपने प्राइवेट जेट तक उसको बुलाते हैं, उसको सलामी ठोकते हैं, नतमस्तक होते हैं उसके सामने। तो हम भी परिवार पर आ जाएंगे तो हम पूछेंगे, फिर आपकी पत्नी के बारे में पूछेंगे, आप भी अपने माँ पे राजनीति करो, आपके परिवार के बारे में पूछेंगे कि आप इतने बड़े प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन क्या कभी भी आप अपने परिवार वालों को अपने साथ लेकर रखें? आपकी माँ लास्ट मोमेंट पे भी आपकी माँ का देहांत हुआ, लेकिन आप उस समय क्या कर रहे थे? आप कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो 3 साल बाद आपको याद आए कि माँ का पिंडदान करेंगे, वो भी गया जी में, बिहार जाकर। क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव है। आपने कोई भी जो हिंदू रिचुअल्स हैं उसका पालन नहीं किया था, कोई पालन नहीं किया था। 20 साल से आप सिर्फ गाली देते आए हो कि कुछ नहीं था। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि कुछ नहीं था। ये ब्रह्मांड के निर्माता हो गए नीतीश कुमार जी। उसके पहले तो कुछ एग्जिस्ट ही करता ही नहीं था। ये जब आए तब बिहार बना, ये जब आए तो महिलाएं कुछ पहनने लगी, ये जब आए तो महिलाएं सुंदर दिखने लगी, ये जब आए। साथियों नमस्कार। 2014 के बाद से देश में गालीबाज और हल्ला करने वाले प्रवक्ताओं की भरमार हो गई टीवी चैनलों पर। दूसरी तरफ जो एंकर्स आए, जो अपने आप को पत्रकार भी कहते थे, वो सत्ताधारी पार्टी के सुर में सुर मिलाने लगे। दूसरी तरफ विपक्ष था। विपक्ष के साथ समस्याएं हमेशा की तरह, पहले की तरह थी, क्योंकि वो चुनाव हारा हुआ था और नए जो तौर तरीके टेलीविजन पर, अखबारों में, मीडिया में जो बढ़ते जाने लगे, उनसे वह सामंजस्य नहीं स्थापित कर पा रहा था। लेकिन फिर राष्ट्रीय जनता दल, जो बिहार की एक बड़ी पार्टी है, उसने कमाल किया। उसने 2023 में पढ़े लिखे और समझदार, खास तौर से जो विचारवान थे, जो मुद्दों की समझ रखते थे, जो आम जनता से सरोकार रहते थे और उनकी बुनियादी समस्याओं को समझते थे, ऐसे प्रवक्ताओं को सामने लेकर के आए। और सबसे बड़ी बात कि बिहार की पार्टी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने लड़कियों को आगे लाने का काम किया। कंचना यादव, सारिका पासवान, प्रियंका भारती, इस तरह से कई 4-5 प्रवक्ता सामने आए, जो इनका मुकाबला, गालीबाज प्रवक्ताओं का मुकाबला, हल्ला करने वाले और नफरती एंकरों का मुकाबला टीवी चैनल पर कर रहे हैं। हमारे बीच कंचना यादव मौजूद हैं। आप सब इनसे परिचित होंगे। ये अब देश में जो लोग राजनीति की समझ रखते हैं उनके लिए जाना पहचाना नाम है। कंचना, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कितना मुश्किल भरा सफर रहा अब तक का। 2 साल का समय बीत गया है, कम नहीं होता। जी जी। क्योंकि जब हम आपको टीवी पर देखते हैं तो हमको ये लगता है कि जब आप नफरतियों की भीड़ में खड़ी मुकाबला कर रही हैं तो तनाव भी होता ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कितना 2 साल का समय कैसा रहा? सबसे पहले आपको बताऊं सर कि इन 2 सालों में तो हम मानसिक रूप से बड़े मजबूत हो गए। मानसिक रूप से बड़े ऐसे मजबूत हो गए हैं कि आपको जाना है, आपको बैठना है, आप बायकॉट भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि पार्टी का पक्ष भी रखना है ना। क्योंकि इतने सालों से अगर देखें तो हमारी पार्टी का पक्ष जो है वो रखा जाता था, वो दूसरी तरीके से नैरेटिव्स का लोग बनाते थे। तो कहीं ना कहीं एक डिफिकल्ट टास्क है कि उन 4-5 लोग जो एक ही विचारधारा के हों, इंक्लूडिंग एंकर, और उसके बीच में जाकर हमारे पार्टी के जो प्रवक्ता हैं सब अपनी बातें रखते हैं, ये डिफिकल्ट है। और लेकिन इसके बावजूद भी हम जब तथ्यों के साथ, जब हम तर्कों के साथ हम सवाल करते हैं और हम जवाब भी देते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको चुभने लगती है। बिल्कुल, कि इनको चुभती है कि भाई नैरेटिव तो हमारा ये है, एजेंडा तो हमारा ये है, पीएमओ से हमें ये एजेंडा तय करने के लिए दिया गया है, और जब एजेंडा फेल होता है तो सबसे बड़ा प्रेशर तो एंकर पे बनता है ना।
कि फिर उधर से आता होगा कि नहीं नहीं इसको थोड़ा डाइवर्ट करो, एजेंडा दूसरी तरफ जा रहा है, नैरेटिव फेल हो रहा है, नैरेटिव चल नहीं पा रहा है, तो कहीं उनको बौखलाहट होती है, झुंझलाहट होती है, जिसके आधार पर फिर क्या करते हैं वो लोग कि कैरेक्टर असिसिनेशन, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं इस तरीके से आने लगते हैं, करने लगते हैं, गाली गलौज पर उतर आते हैं। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के भी प्रवक्ता हैं, उनको बीजेपी के प्रवक्ता ने आकर एकदम झुंझलाहट में गाली देना शुरू कर दिया। बिल्कुल, और ऐसे व्यक्ति को बीजेपी फिर भी रखती है, बीजेपी उनको बैन नहीं करती, नहीं हटाती है, तो एक डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन पार्टी ने जो हमारे कदम उठाया है, आपको बता दें कि हमारे पार्टी में जो प्रवक्ता बनाए गए हैं, अभी 8 नए प्रवक्ता बनाए गए हैं और सब के सब वो प्रोफेसर हैं, सब के सब प्रोफेसर है, जामिया से प्रोफेसर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर है, बिहार के छपरा यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर है, मधेपुरा से प्रोफेसर है। तो पार्टी ने एक फौज खड़ी कर दी है पूरी सामने, पूरी फौज खड़ी कर दी है कि 2025 का जो चुनाव हो, और इसके पहले भी, इसके बाद भी, पहले हम लोग आए, अभी 8 नए लोगों को बनाया गया है। तो एक लड़ाई जो है वो मजबूत तरीके से, चाहे वो टेलीविजन हो उस पर भी लड़ने का, जमीन पर भी लड़ने के लिए संगठन के तौर पर भी पूरी मजबूत कर रहे हैं लोग। तो एक चौतरफा जो लड़ाई होती है उसके लिए हम तैयार बैठे हैं 2025 के चुनाव। क्या बात है। एक चीज बताइए, डिबेट की तैयारी कैसे करती हैं आप? बिल्कुल, मैं एक बात बताऊं दर्शकों, कंचना बहुत व्यस्त रहती है, मुझे 4-5 दिनों के बाद वक्त मिला है। डिबेट की तैयारी कैसे करती है, खुद को अपडेट कैसे करती है? नहीं, इसके लिए सबसे पहले तो सुनना पड़ता है क्या चल रहा है, क्या बात है, सुनना पड़ता है। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे प्रवक्ता हैं जो अदर पार्टियों के हैं, बीजेपी के हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि अच्छा 5 बजे से डिबेट है, जूम लिंक भेज दीजिएगा हम जुड़ जाएंगे। तो उन्हें यह भी नहीं मालूम होता है कि मुद्दा क्या है। उनको पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ जो एंकर बीच में है वो पहले जो 2-4 मिनट का इंट्रोडक्शन होते हैं, तो लाइन लेंथ क्या होगा वो एंकर खुद पहले डिसाइड कर लेते हैं। तो बीजेपी के प्रवक्ताओं के लिए आसान हो जाता है, अच्छा एंकर ने ये लाइन ली है तो हमारी भी ये लाइन है ना, तो उनको पढ़ने की जरूरत नहीं होती। लेकिन इसके लिए हम दिन भर सुनते हैं कि क्या चल रहा है। जो तमाम पत्रकार, इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं यूट्यूब पर, जो बहस करते हैं, जो अपने तार्किक बातें रखते हैं, मैं सबको सुनती रहती हूँ। और उसके बाद फिर आर्टिकल्स पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, और कोई भी अगर मुद्दा आ गया है, मान लीजिए इमरजेंसी पे मुद्दा आ गया है, या नेहरू जी पे कोई डिबेट कर रहे हैं, या आरएसएस, अभी आपने देखा होगा कि आरएसएस का कोई योगदान रहा है या नहीं आजादी की लड़ाई में। मोदी जी ने बोला कि आरएसएस सबसे बड़ा एनजीओ है, अभी आपने लाल किले से सुना होगा। तो फिर हमें आरएसएस का इतिहास जाकर हम निकालते हैं, हम किताबें ढूंढते हैं, आर्टिकल ढूंढते हैं, इतिहास निकालते हैं, तो पता चलता है कि आरएसएस का कोई योगदान ही नहीं रहा है। तो ये भले शाम को डिबेट में आप जाना हो, 5 बजे से 8-9 बजे तक डिबेट में बैठना हो, लेकिन ये शुरुआत जो होती है वो सुबह से ही हो जाती है कि आज क्या चल रहा है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला, ये आज ट्रंप ने टैरिफ लगाया, टैरिफ हटा दिया। तो ये दिन भर का एक वर्क होता है कि आप नोट करते हो, अच्छा आज क्या हुआ, आप सुनते रहते हो, आप पढ़ते रहते हो। तो ये इस तरीके से तैयारियां होती हैं कि हाँ, ये भी चैनलों के द्वारा किया जाता है कि मान लीजिए 5 बजे डिबेट है, तो सुबह ही एजेंडा डिसाइड हो जाता है किस बात पर डिबेट होगा। तो बीजेपी के प्रवक्ताओं को पहले ही बता दिया जाता है कि किस टॉपिक पर डिबेट होगा, और हमें 5 बजने में 20 मिनट, आधे घंटा, 1 घंटा बाकी रहेगा। पहले तो आधे घंटे पहले बताते थे, है ना, कि हाँ डिबेट ये टॉपिक है। ये तो गजब राजनीति है। फिर मैंने बायकॉट कर दिया। फिर मैंने जो भी चैनल आधे घंटे फोन करके, 15 मिनट फोन करके कहता था डिबेट में जुड़ जाइए, आपका टाइम मिला है, मैं कहती थी मिनिमम 1 घंटे पहले इन्फॉर्म करेंगे तो मैं आपके चैनल पर बैठूंगी, नहीं इतने बैठूंगी। फिर उन्होंने 1 घंटे पहले इन्फॉर्म करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने फिर बैठा ही नहीं उनके चैनल पे। फिर ये कहते 15 मिनट पहले एजेंडा बताते थे क्या होगा। फिर उनको भी यही शर्त कि मिनिमम 1 घंटे पहले एजेंडा बताइए कि आपके चैनल का एजेंडा क्या होगा, फिर हम आएंगे। क्योंकि आप तो बीजेपी को पहले से इन्फॉर्म किए हो, एंकर आपका ऑलरेडी तैयार बैठा हुआ है, जो राजनीतिक विश्लेषक है ऑलरेडी उनको बातें सारी मालूम है कि किस डायरेक्शन में आज बोलना है, किस डायरेक्शन में जाना है। ये हमारे साथ टाइम, एजेंडा क्या होगा लेट बताएंगे, टाइम भी लेट बताएंगे, ताकि उधर से प्रिपरेशन कम हो। तो हमने भी ठान लिया कि अगर हमको आप आधे घंटे पहले फोन करोगे, सॉरी आई विल नॉट ज्वाइन। एक चीज बताइए, जो मुझे दिखाई देता है बतौर जर्नलिस्ट कि टीवी चैनल तो अपने आप को खुदा समझने लगे हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि पॉलिटिकल पार्टीज, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सबने उनकी खुदाई को स्वीकार कर लिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर लगता है लोगों को कि कांग्रेस तो कई बार बहिष्कार की घोषणा कर चुकी है कि नहीं जाएंगे इन चैनलों पर, फिर भी कांग्रेस के लोग जाते हैं।
नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बात आपको साफ साफ बता दे कि लालू जी मुख्यमंत्री बने, राबड़ी जी बनी, और उसके बाद से कभी भी मीडिया जो है वो हमारे पक्ष में नहीं बोली, हमारे सपोर्ट में नहीं रही है। फिर भी आज हम बिहार की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, और इसलिए हम दावे के साथ कहते हैं कि मीडिया की वजह से नहीं, हम मीडिया के बावजूद एग्जिस्ट करते हैं। ये बड़ी बात है। हम मीडिया की वजह से नहीं, हम मीडिया के बावजूद हैं। और लालू जी, जब ये सारे चैनलों को लोकसभा इलेक्शन में बैन किया गया था तो लालू जी से पूछा गया था, तो लालू जी ने पता है क्या कहा? लालू जी बोले कि मैं गाय पालता हूं, मैं भैंस पालता हूं, इसलिए मैं गाय और भैंस पर राजनीति नहीं करूंगा। हमारे पार्टी को जहां मौका मिलता है वहां पर अपनी बात रखो, उस प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखो। सारी मीडिया लालू जी के अगेंस्ट थी, जब उन पर केस लगाया, जब जेल जाना हुआ, बावजूद इसके लालू जी अगर वो मीडिया बुलाते थे तो जाते थे, ये नहीं डर के नहीं भागते थे। ये मोदी जी का आपने वो वीडियो देखा जहां पर वो पानी पीने लगते हैं और छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन लालू जी का कभी नहीं आया। उसी जर्नलिस्ट को लालू जी ने भी दिया था इंटरव्यू। तब जब उनके ऊपर चार्जेस लगे थे और सारे लोग ये दबाव बनाने लगे थे, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, कि लालू जी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दे, लेकिन लालू जी ने कहा कि जो अगर मैं गिल्टी नहीं हूं, भारत का संविधान क्या कहता है, भारत का कानून कहता है कि जब तक प्रूवन नहीं है तब तक आप गिल्टी नहीं हो। तो जब तक मैं गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता हूं, मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। और ऐसे होने लगे तो कल का मैं उस पर आरोप लगा दूं, कल का वो उन पर आरोप लगा दे, हर एक दूसरे पर आरोप लगा के सब अपने पद से इस्तीफा देते रहेंगे ऐसे। तो यही हुआ आज जो 130वां जो 130th जो अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके तहत ये बोला गया कि अगर कोई एक महीने के लिए जेल जाता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना होगा। तो इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। और वो बिल बोलते हुए सदन में खुद गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि मुझे फंसाया गया था, जब वो उनका ना वो राज्य निकाला हुआ था, मुझे फंसाया गया था। तो इस पर फिर हमारा यही सवाल होता है कि अमित शाह जी, आपको लगता है कि आपको फंसाया गया था, तो हम कैसे आप पे भरोसा करें कि आप किसी को नहीं फंसाएंगे? सही बात है ना, बिल्कुल ठीक। तो ये है कि मीडिया का जो सिस्टम है उसमें उसी में लड़ना। और दूसरी आपको साफ साफ कह देते हैं, अब बता रहे हैं कि अगर ये सोच आप जो कह रहे हैं ना कि ऐसा लगता है कि मीडिया को हम लोग भगवान मान दिए हैं या कुछ भी मान लिए, नहीं, बिल्कुल गलत है, ये पूरी तरह से गलत है। मीडिया वाले हमें रिक्वेस्ट करके बैठाते हैं, आ जाइए, है ना, आ जाइए। दर्शकों को और मैं आपको बता रही हूँ दावे के साथ, क्योंकि आप सोशल मीडिया प्रोफाइल पे चले जाइए, आपको लाखों कमेंट्स ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं कि हम इतना निराश हो गए थे मीडिया से कि हमने टेलीविजन देखना बंद कर दिया था, हमने टेलीविजन देखना फिर से शुरू किया है। जब से आरजेडी ने इतने अच्छे अच्छे प्रवक्ताओं को भेजना शुरू किया है, हम फिर से टीवी चलाना शुरू किए हैं। तो क्या मीडिया को टीआरपी नहीं चाहिए, व्यूअरशिप नहीं चाहिए? बिल्कुल सही चाहिए ना, बिल्कुल सही चाहिए। आपको चाहिए कि आपके पैनल पे भी है ना सारे पार्टी के प्रवक्ता आते रहे, फिर अपने हिसाब से डिसाइड करोगे कि इनको कम बोलने दूं, इसको ज्यादा बोलने दूं, आप कहोगे कंट्रोल मुझे करना है, सब ऐसे नहीं होगा। हमारा ये कहना है साफ साफ, मैं जो चैनल प्रॉपर टाइम नहीं देता मैं उस चैनल पर जाना बंद कर देती हूँ। मैं उनसे कहती हूँ कि मैंने 1 घंटा अपना समय निकाल कर मैं आई हूँ आपके पास, हमारी पार्टी से आपने समय लिया है और हमारी पार्टी ने भेजा है वहां पर, तो 1 घंटे का समय अगर मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ आपके यहाँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमें प्रॉपर समय दे। और एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमारी भी मीडिया की जरूरत है, ठीक है, और मीडिया को भी हमारी जरूरत है। बिल्कुल तो ये 1 to 1 है, कोई 1 to 1 है, ये बराबर का है, ये बराबर का। ये मत सोचो कि हम ना बहुत गिरे से हैं, दबे से हैं, कुचले हैं, हम भीख मांग रहे हैं, हमको मीडिया में स्पेस दे दो, हमको प्लीज बैठा दो, नहीं, हमारी पार्टी को स्पेस दे दो, नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। बराबरी का है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, है ना, और पॉलिटिकल पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते आपको भी हमारी जरूरत है और हमें भी आपकी जरूरत है। ये बराबरी का मुकाबला है, तो हम यहाँ पर गिड़गिड़ा नहीं रहे कि आपके 30 सेकंड प्लीज हमको दे दो, 20 सेकंड प्लीज हमको, हम नहीं करेंगे। आप हम ये कहेंगे हम आपके यहाँ आए हैं, इज्जत से आप हमको टाइम दो, ये हमारा अधिकार है। एक चीज बताइए, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने कंचना, कि राजद के पास आप है, प्रियंका है, सारिका है, कांग्रेस के पास सुप्रिया श्रीनेत है, रागिनी नायक है।
बीजेपी के पास कहीं से महिला प्रवक्ता कोई नजर ऐसी नहीं आती, क्या वजह आपको लगती है इसकी? नहीं, बीजेपी साजिया इल्मी जी को लेकर आई, शायद वो भी पहले किसी और पार्टी में थी, कोई ऐसा मुखर प्रवक्ता नहीं दिखाई देता। खेड़ा को लेकर आई, वो भी कांग्रेस में ही थी। और दूसरा जो है कि अभी मोदी जी की माँ को गाली वाला जब पॉलिटिक्स चल रहा था तो स्टेट से उठाकर स्टेट प्रवक्ता जो बनाए हुए तमाम जगहों पर ये राष्ट्रीय चैनलों पर बैठाना शुरू कर दिए। तो हम इनसे सवाल पूछते हैं कि जो महिला प्रवक्ता आपके यहाँ है तो वो सीजनल है क्या? कि मोदी जी को माँ को गाली पड़ी, अमित शाह जी को ये फलाने लड़की को हो गया, तो आप जो है महिला प्रवक्ताओं को मुख्य चैनलों पर बैठाना शुरू करो, नहीं तो फिर महिला प्रवक्ताओं को आप स्पेस ही नहीं देते। और गालीबाज जो मेल प्रवक्ता हैं आप उनको हटाते नहीं हो। तो ये इनकी समस्या है, इनको मुझे लगता है कि इनको दुरुस्त करना चाहिए। मैं कौन होती हूँ उन पे कमेंट करने वाली? उनको गालीबाज रखना है कि उनको तेतर रखना है कि उनको बदतमीज रखना है, दे विल डिसाइड, है ना। कंचना को गुस्सा आता है? ऑफ कोर्स, किसको नहीं आएगा जब सामने जो है कि देखिए, मैंने कहा कि बहुत मानसिक रूप से हम लोग मजबूत हुए हैं। हाँ। लेकिन आपको ये बता दें कि हमें जब 30 सेकंड दिया जाता है कि 30 सेकंड में आप अपनी बातें खत्म करिए, और बहुत सारे पॉइंट हमें रखने पड़ते हैं, अपने पॉइंट, अपने पार्टी का पॉइंट और उधर क्या गड़बड़ हुआ उसका पॉइंट, बहुत सारी चीजें हमें 30 सेकंड में खत्म करनी होती है। तो हमारा जो स्पीड है ना बोलने का, फिर वो बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि आप फिर मिनिमम टाइम में मैक्सिमम वर्ड्स, और बीच बीच में वो टोकते रहते हैं कि नहीं आप मत बोलिए, ये मत करिए, एंकर हावी होने लगता है। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम वर्ड्स हमें उसमें बोलने होते हैं। तो फिर हम थोड़ा सा तेज एग्रेसिव वे में फिर हमें जल्दी जल्दी बातें रखनी होती है। इसके लिए फिर लगता होगा कि हम गुस्सा करते हैं। डिबेट के बीच में जब लगातार अनर्गल बोला जा रहा है, नफरती भाषा बोली जा रही है, आप पर अटैक किया जा रहा है, कभी मन करता है कि नहीं कि उठे और एक थप्पड़ कस के लगा दें? सच बताइएगा कंचना। नहीं, ये तो थप्पड़ तो नहीं लगाऊंगी मैं, लेकिन हाँ डिबेट में छोड़कर जरूर चली जाती है जब गुस्सा आता है तो। नहीं, गुस्सा किस बात पे? अगर कोई मुझे गाली दे वहां पर, है ना, कोई जो है कि बोलने का मौका ही नहीं दे, एकदम मतलब आपको बुलाया है ताकि आपको बेइज्जत करे, चिढ़ाए, तो ऐसे में कि सॉरी तुम अकेले वहीं पर बेइज्जत कर लो मेरा, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, मैं सामने बैठकर और तुम बेइज्जत करते रहो और मैं सुनती रहूं, ऐसा नहीं होगा। एक बार आप डिबेट के बीच में धरने पर भी बैठ गए थे। हाँ, क्या हुआ था मामला बताइए। ये कोई अभी एक लड़का था जो कोई कश्यप करके, वो पहले बीजेपी में आया बिहार से, फिर वो चला गया जनसुराज पार्टी में, तो उसको बुलाए हुए थे एक पॉलिटिकल पार्टी ने, और वो इतना बदतमीजी कर रहा था, लालू जी का ना इज्जत से नाम ले रहा था, और बोलने भी जब मैं बोलूं तब तो बोल रहा था। फिर क्या होता है कि हम बोले कि अच्छा ठीक है, आप इन्हीं लोगों को बोलने दीजिए, मैं यहाँ धरने पर बैठती हूँ। एकदम माने गांधीवादी प्रतिरोध। क्यों नहीं, आपके चैनल पे मैं धरने पे बैठती हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप सबको बुला लो, हो सके इनके आज बोलने से इनकी सरकार बन जाए। बिल्कुल सही, दे दीजिए मौका इनको। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अगर आपको लगता है 2-4 मिनट ये एक्स्ट्रा बोलेंगे और मुझे बोलने नहीं देंगे, मेरे बीच में बोलने से इनकी सरकार बन जाएगी, तो आप कृपया यह भी करके देख लीजिए। बिल्कुल सही है। अच्छा एक चीज बताइए, बीजेपी का ऐसा कौन सा प्रवक्ता है, कोई ऐसा प्रवक्ता जिसको देखकर लगता है कि ये पढ़ लिख करके आता है? कोई भी नहीं, एक भी नहीं है। नोबडी, नन, कोई भी नहीं। और एक जो है क्या किया गया है मीडिया के द्वारा, ये बीजेपी के ये विकिपीडिया है, राज्यसभा सांसद है, प्रवक्ता आते रहते हैं, हम लोग साथ कई बार जुड़ते हैं, हमने तो सामने देखा कि उनको 2-4 दोहे और चौपाई आते हैं, है ना, और वो 2-4 कुछ कविताएं, चौपाई, दोहा फेंक के लपेट के, और उस पर फिर एंकर वाह 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 वाह, क्या आपने बोला है, क्या आपने बोला है ना, एकदम धो दिया। फिर वो जो वीडियो आता है उसके थंबनेल पर लगाया जाता है कि आज तो इन्होंने राजनीतिक प्रवक्ता को धो दिया, ये कर दिया, है ना, और सबक सिखा दी, क्या कर दिया। लेकिन इतना झूठ बोलते हैं। टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग, बीजेपी के पास एक भी ऐसे प्रवक्ता नहीं है जो पढ़ लिख कर आते हो, एक भी ऐसे प्रवक्ता नहीं है जिनके पास तर्क हो, एक भी ऐसे प्रवक्ता नहीं हो जिनके पास आंकड़े हैं। तो जब एक भी प्रवक्ता ऐसे नहीं है जिनके पास आंकड़े हो, तर्क हो, तो हमें लगता है कि इनकी ट्रेनिंग ही ऐसे हुई। इनको ट्रेनिंग ही दिया जाता है कि आपको जाकर सिर्फ और सिर्फ वहाँ डोमिनेट करना है, सिर्फ गाली गलौज देना है, मिनिमम मैक्सिमम आपको स्क्रीन लेना है ना, ज्यादा आप ही स्क्रीन पर दिखते रहो, शायद इसी की ट्रेनिंग। एंकर है भी, वो दिखाते भी है। हाँ, तो वो उसी की ट्रेनिंग होती है। एक चीज बताओ कंचना जी, कि एंकरों की एक पूरी खेप नफरती है, वो हमको दिखाई देता है साफ साफ। क्या वो जातिवादी भी है क्या? क्योंकि एक बात से कम मैं इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा अपनी एनालिसिस भी है कि भारत का मीडिया सवर्ण मीडिया है। आपको ये लगता है कि नहीं कि वो जातिवाद भी करते हैं चैनलों पर?
वो तो जब आप लोग जाते हो तो? जातिवाद करते हैं चैनलों पर, वो अलग बात है, लेकिन पहला हमारा सवाल है कि मुख्य धारा की मीडिया में कितने एंकर हैं जो कि ओबीसी SC ST से आते हैं। रिप्रेजेंटेशन का सवाल है। हाँ, बिल्कुल ना, बिल्कुल उसको सही करेक्ट वर्ड में बोले तो रिप्रेजेंटेशन का सवाल है। और हमारा सवाल है कि आज भी IMC में चले जाइए आप, जो कि JNU के बगल में है, तमाम जगहों पर है। ऐसा नहीं कि मीडिया में बच्चे पढ़ नहीं रहे, सब पढ़ रहे हैं, लेकिन उस जगह पर किसको पहुंचाया जा रहा है, स्पेस नहीं दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, ये निर्धारित करता है ना। आप वही मीडिया हाउसेस में चले जाइए, आपको आप टॉयलेट यूज करने चले जाइए, कुछ भी आपको पता चलेगा कि वहाँ सफाई करते हुए जो लोग मिलेंगे वो आज भी SC ST और खासकर SC समाज के लोग होते हैं। लेकिन एंकर वही कौन बैठेगा, वो किस समाज का लोग होता है, तो वो साफ दिखता है। तो मेरे तो इससे कम, मेरे प्रियंका जी का जो है वो मुकाबला इस पर ज्यादा होता है ना। जो कई एंकर हैं जिसपे वो एंकर उनके सामने खुलकर बोल दिए कि मुझे गर्व है कि मैं इस जाति से आती हूँ, मुझे गर्व है कि मेरे माता पिता ने मुझे ये टाइटल दिया हुआ, मुझे गर्व है कि मैं इस गोत्र में पैदा हुई थी। ये सब खुलकर करते हैं। और आप देख लीजिए, लिस्ट उठाकर देख लीजिए ना, जब आप शाम को टेलीविजन चैनल ओपन करिए तो आप देखिए कि किस पार्टी के, किस कास्ट के, कहाँ से कौन प्रवक्ता आ रहे हैं और एंकर कौन है। एक बार मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे तेज चलने वाले चैनल पे ओबीसी आरक्षण पर डिबेट हो रही थी। सबसे तेज जो चैनल चलता है, समझ गया। और ओबीसी आरक्षण पर डिबेट हो रही थी और मोदी जी ओबीसी के सबसे बड़े लीडर हैं, ये बताने की कोशिश की जा रही थी। और उस पूरे पैनल में एक मैं ही ओबीसी थी। बीजेपी का प्रवक्ता भी ओबीसी नहीं, और एंकर भी ओबीसी नहीं थी, और कांग्रेस के भी नहीं थे, और पार्टियों को, मतलब चिराग पासवान जी की पार्टी के नहीं थे, वो भी है ना। मैं अकेले ओबीसी थी। लेकिन ये जो पूरा गैंग है, ये बनाने की कोशिश कर रहा है कि ओबीसी का सबसे बड़ा लीडर वो, मतलब अरे कम से कम दिखा तो देते, कितना नहीं तो प्रवक्ताओं में दिखा देती कौन ओबीसी है। प्रवक्ताओं में उठाकर देख लीजिए सारी पार्टियों का, सारे पार्टी, हमारे पार्टी में प्रवक्ताओं का भी बहुत ध्यान रखा गया है कि सब पढ़े लिखे हैं, सब जो है कि कोई ओबीसी से आता है, कोई SC से आता है, कोई ST से आता है, कोई अपर कास्ट से आता है, सारा मतलब कि सीधी सी बात है कि संतुलन हो पूरा, सामाजिक समीकरण ऐसा नहीं है। तेजस्वी जी A to Z की बात करते हैं कि जिसकी जितनी संख्या है, हम कभी भी ये नहीं कहते कि नहीं हम इसको वो हटा देंगे, इसको नहीं। किसी भी कास्ट से हमारी नफरत नहीं है, किसी भी कास्ट का। हमारा जो कहना है कि हम एक आइडियोलॉजी है, समाजवाद की आइडियोलॉजी, बिल्कुल, जिसका ये कहता है कि भारत में जो रिसोर्सेस हैं उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए जब रिसोर्सेस का हम बात करते हैं, तो इस आइडियोलॉजी पर जो भी उतरता है, जो भी इसको मानता है, वो समाजवाद का एक पार्ट है। ये तो यही समाजवादी राजनीति है। फिर भी लालू जी को बदनाम किया गया कि बुरा बाल साफ करो कहते थे। पूरी तरह से गलत है ये, क्योंकि लालू जी कहते हैं कि एक दिन जो है कि मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था और उस अखबार में किसी ने लिख दिया, उनकी किताब में लिखा हुआ, वो खुद बोले, किसी ने छाप दिया कि लालू जी बोले हैं बुरा बाल साफ करो। लालू जी कहते हैं मेरे तो दिमाग चकरा गया कि मैं तो ये बोला ही नहीं। आज तक उस स्टेटमेंट का कोई क्लिप, कोई एविडेंस जो लालू जी के द्वारा डायरेक्ट बोला गया हो, लाया गया मीडिया के सामने। दर्शकों, आपको बता दूं कि हमसे पहले कंचना जी एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रही थी, हम नाम नहीं बताएंगे। उस टीवी चैनल में मैंने सवाल किया था कंचना से कि एक वक्त राजद लठैत पार्टी के तौर पे जानी जाती थी। आप सोचिए कि ये धारणा मीडिया के मन में बनी हुई है, जिसका जवाब दे रही है कंचना। एक चीज बताएं, कौन सा एंकर, नाम आप भले ना बताएं, थोड़ा सा हिंट जरूर दें, ऐसा है जिसके साथ बहुत असहजता प्रतीत होती है, जिसके साथ आप असहज हो जाती है, जिसको लगता है कि ये जिस कदर की भाषा का इस्तेमाल करा, क्योंकि हम देखते हैं लगातार ऐसी भाषा का इस्तेमाल होता है टीवी चैनलों पर जिसमें लगता है कि अरे क्यों यूपी बिहार की बेटी जवाब देगी, आप जौनपुर की हैं जी, हाँ, तो क्या जवाब देगी वहां पे? नहीं, ऐसे होते हैं बहुत सारे असहज करने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन हमने कहा ना कि उसका एक ही जवाब होता है कि सीधे हम छोड़ देते हैं डिबेट और कहते हैं, फिर अगली बार से जब फोन करते हैं ना तो उनको कहती हूँ नहीं बैठेंगे, फिर वो कहते हैं नहीं आप आइए, आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा, आपके साथ बढ़िया से व्यवहार होगा। फिर वो जब इस टर्म्स एंड कंडीशन पे आ जाते हैं, फिर मैं जाकर बैठती हूँ। तो लगभग सारे, कुछ लोग अच्छे हैं जिनके साथ डिबेट करने में वो प्रॉपर समय देते हैं, अच्छा लगता है वो टॉपिक जो। लालू प्रसाद यादव जी से कभी मुलाकात हुई कि नहीं आपकी? कई दफा जब जाते हैं तब। क्या क्या बातें होती है आपके? नहीं, पहली बात की लालू जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो फिर बहुत ज्यादा वो बोलते नहीं है, वो बैठे रहते हैं। हम जब
प्रवक्ता बनाया गया था तो फिर उस समय गए थे मिलने लालू जी से, तो लालू जी की कोई पास में बैठा था तो उन्होंने बोला कि जो प्रवक्ता नए नए बनाए गए सब उसमें से ये है कंचना जी। तो लालू जी आशीर्वाद देते हैं और फिर कहते हैं कि थोड़ा इमोशनल होके ये सब मंडल कमीशन का फल दिख रहा है। एकदम सच है, एकदम सच्चाई है जी। तेजस्वी यादव कभी सलाह देते हैं, कभी लेती हैं आप उनसे सलाह अपने डिबेट में या मुद्दों को लेकर के? क्योंकि अब तो लगातार करना होगा। मैं ऑनेस्टली बताऊं, हम लोग के साथ पूरी पार्टी खड़ी है ना। तेजस्वी जी का जब हम लोग प्रवक्ता बनाए गए थे उसके बाद जब मीटिंग होती है तो तेजस्वी जी साफ साफ कहते हैं, हम लोग को कभी डिक्टेट नहीं करते। वो कहते हैं कि बहुत समझदार हो तुम लोग, हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, बहुत समझदार हो तुम लोग, हर मुद्दों का के लिए तुम्हारे पास तार्किक जवाब है। आप लोग ऐसा, आप लोग को मैं क्या सलाह दूं, लेकिन अगर लगता है कहीं पर कि हाँ इस टॉपिक पर क्या स्टैंड लेना है, हमारी पार्टी का क्या स्टैंड लेना है, तो तुरंत जो है आप मैसेज करो या फिर फोन करके, मनोज सर हैं तुरंत हेल्प कर देते हैं, है ना। मनोज सर को फोन कर लेती हूँ, संजय सर को फोन कर लेती हूँ, और शक्ति जी हैं हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन है। हाँ, तो सब के सब एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं कि किसी को भी कहीं भी प्रॉब्लम होती है कि हाँ ये टॉपिक पे डिबेट है, हमारा क्या स्टैंड है, तो तुरंत हेल्प मिल जाता है। एक बड़ी बात मैंने देखी है कि जो ये प्रवक्ता हैं कंचना, प्रियंका, ये लोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि राजद का प्रतिनिधित्व करती हैं, दरअसल ये कितनी अच्छी पॉलिटिकल सोच है, पूरे इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी दिखाई देती है डिबेट में, जिससे डिबेट का जो क्षेत्र है, जो उसकी सीमाएं हैं, काफी बढ़ जाती है। आपने कहा था एक टीवी चैनल पे अभी हाल में कि अखिलेश यादव से डिबेट करने की हिम्मत मोदी जी की नहीं होगी, क्यों कहा था, क्या तर्क है इसके पीछे? कंचना, दरअसल नहीं बता रही हूँ आपको, दरअसल क्या हुआ था कि जैसे बीजेपी ने हमें बैन किया था, ऐसे बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को बैन कर दिया था। अगर आपको इन्फॉर्मेशन होगी, बीजेपी बैठती थी, समाजवादी नहीं बैठती थी, समाजवादी बैठती थी, बीजेपी नहीं बैठती थी। तो उसमें कोई मुद्दा आया था और बीजेपी के प्रवक्ता मुझसे कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी प्रवक्ता तो है नहीं, लेकिन ये जवाब अखिलेश यादव जी को बुला दीजिए डिबेट करने के लिए, अखिलेश यादव जी को बुला दीजिए डिबेट करने के लिए। तो फिर मैं पलट के जवाब दी, मैं बोली कि अखिलेश यादव जी से डिबेट करने की हैसियत आपकी क्या, आपके आका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी नहीं। आप कौन से खेत के मूली हो, है ना। मोदी जी इतने सालों में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं? नहीं। कभी मीडिया से उनका जो स्क्रिप्ट पहले चला जाता है, क्या सवाल पूछा जाएगा, कौन सा टॉनिक पीते हैं, कौन सा पर्स रखते हैं, पैसे रखते हैं या नहीं, आम चूस कर खाते हैं, आम काट कर खाते हैं, इस तरह के स्क्रिप्ट जाता है पीएमओ से, मोदी जी से सवाल पूछा जाता है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हिम्मत कभी मोदी जी में हुई नहीं। डिबेट करेंगे अखिलेश यादव जी से, अखिलेश यादव जी हर हफ्ते डिबेट करते, तो हमें लगता है कि उस पॉइंट पे मैंने जो है डिफेंड किया था, बोला था कि पहले तो हैसियत देख लो आपकी कि है कि नहीं डिबेट करने भर का। और ऐसे ही एक चैनल पर थी, उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी को राहुल बाबा, मतलब होता ना, यू कांट मॉक द लीडर ऑफ अपोजिशन, है ना। लीडर ऑफ अपोजिशन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, और एक पत्रकार जो कि एक पत्रकार उनको लीडर ऑफ अपोजिशन को मॉक करता है, राहुल बाबा, मतलब इज्जत से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना भी हम उनके राजनीति से हम नहीं ताल्लुक रखते हो, वो राजनीति पसंद नहीं करते, फिर भी वो जिस पद पे वो बैठे हैं उस पद की गरिमा रखते हुए कभी भी मोदी जी को हम मोदी नहीं कहेंगे, मोदी बाबू, है ना, मोदी बाबा नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो चाहे अपनी मर्यादा जितना भी गिरा दें, अपनी जुबान जितना भी वो गिरा दें, जो भी बोल रहे हैं, लेकिन हमें जो बोलेंगे हम उस पद को देखते हुए बात करेंगे ना। तो वो राहुल बाबा बोल रहे थे, मैंने भी पलट के उनको बाबा बोला शुरू कर दिया, उसके बाद फिर उनका मुंह बंद हो गया। तो उसके बाद शायद उस चैनल पे मुझे नहीं अभी तक बुलाया गया। अभी तक नहीं बुलाया गया? अच्छा, आपका तो टीवी चैनल आप लोगों का बहिष्कार भी कर दिए थे राजद के प्रवक्ताओं का, तो आपको क्या कहना है इस बारे में? इस तरह का बहिष्कार बने में बड़ा आश्चर्य की बात है, ऐसा तो करना नहीं चाहिए। देखिए, एक बहुत सिंपल सा है, उनके पास जिस बात का तर्क नहीं होगा बहिष्कार करेंगे, यही करेंगे। हमारे पार्टी के कई सारे प्रवक्ताओं का बहिष्कार उन्होंने करना शुरू कर दिया था। सारिका पासवान जी का किए, और सारिका पासवान जी जो है उनको एक व्यक्ति बहुत गंदी गालियां देता है, सोशल मीडिया पे लिखता है, और उस व्यक्ति को वो बोलता है कि साड़ी फुलाकर हम नचा देंगे सड़क पर। ऐसा व्यक्ति बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, और प्रधानमंत्री अपने प्राइवेट जेट तक उसको बुलाते हैं, उसको सलामी ठोकते हैं, नतमस्तक होते हैं उसके सामने। दर्शकों, वही प्रधानमंत्री जो माँ की गाली दिए जाने पर पूरे बिहार में बंद करके वहां का माहौल पूरा खराब कर देते हैं, वही प्रधानमंत्री एक गालीबाज को, जो एक महिला प्रवक्ता को नंगा करके घुमाने की बात करता है, उसके सामने नतमस्तक होकर उसको पार्टी में शामिल करा लेते हैं। और ऐसे लोगों का जो हजार
जिसके क्लिप्स आए हो महिलाओं का बलात्कार करने का, उसके प्रचार तक में प्रधानमंत्री जाते हैं। तो प्रधानमंत्री किस मुंह से बिहार से बोलेंगे कि हमारी माँ का अपमान हो? इतना साहस कैसे आता है कंचना? नहीं, ऐसी राजनीति यही कर सकते हैं, छोटी राजनीति, अच्छी राजनीति, और कोई नहीं कर सकता। नहीं, आपके भीतर इतना साहस कहाँ से आता है? किसके भीतर? आपके भीतर की आप इतनी बड़ी बात, माने मैं तो कम लोगों को देखता हूँ कि प्रधानमंत्री पर सीधे अटैक करने को, लेकिन आप तो खुल के करती हैं। नहीं, जो सच है वो सच है, जो सच है उसमें डरना क्या, और डर के कोई कब तक रहेगा? बिल्कुल। किस बात का? हमारे साथ हमारे लीडर खड़े हैं, हमारे साथ हमारी पूरी पार्टी खड़ी है। इन्होंने बैन किया, हमारी पार्टी, हमारे लीडर ने तुरंत स्टैंड लिया कि जो पार्टी ये कहे कि हम इस प्रवक्ता को नहीं बुलाएंगे, हम उनको नहीं बैठाएंगे, हम उनको बैठाएंगे, उस चैनल को कंप्लीट बायकॉट कर दो, उस चैनल को मैं 1-to-1 इंटरव्यू नहीं दूंगा, उस चैनल पे हमारा कोई MP MLA नहीं जाएगा, कोई कार्यकर्ता नहीं जाएगा, कोई और प्रवक्ता नहीं जाएगा। 72 घंटे के अंदर सारे चैनल बैकफुट पे आ गए। आइए मैडम, आइए बैठिए, आइए, बैन हट गया है। हाँ। अच्छा, ये बताइए, आपको क्या लगता है राजद जो है टिकट वितरण में महिलाओं को वरीयता देगा? ये सवाल आपसे ही कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, देखिए, बिल्कुल, आप, यही राजद है जो भगवतिया देवी जी को संसद पहुंचाते हैं। हाँ। फिर उनकी बेटी को जो है गया जी से विधानसभा पहुंचाते हैं जब तक वो रहती हैं। यही राजद है जो उर्मिला ठाकुर जी हमारे जो हैं वो EBC से आती है, उनको विधान परिषद में भेजे हैं, है ना। यही राजद है कि जो मुन्नी रजक जी को विधान परिषद भेजे, क्योंकि हमने विधानसभा में टिकट हम सबसे ज्यादा दिए थे महिलाओं को, लेकिन जो नहीं जीत पाए जो लोग, फिर हमने, हमारी पार्टी ने, हमारे लीडर ने फिर उनको विधान परिषद भेजा। आप बता दीजिए, मैं तो सीधा आपसे सवाल पूछती हूँ, है ना, पूछ लेती हूँ कि RJD में जिस तरह से यंग और महिलाएं सामने दिख रही हैं, चाहे वो प्रवक्ता हो, चाहे MLC हो, चाहे MLA हो, जैसे भी एक हमारे MLA चली गई अभी BJP में रिसेंट में, आप बताइए ना, इतने यंग महिला प्रवक्ताओं को किस पार्टी ने अपना फेस बनाया है, या इतने लोगों को किस पार्टी ने फेस बनाया है? अगर आप मुझसे सवाल करते हैं कंचना जी, तो मैं कहूंगा कि देखिए, बिहार की जनता जो है उसमें हाशिए की जनता बहुत है, दलित अति पिछड़े जो है, उनकी महिलाओं को आगे लाना चाहिए। राबड़ी देवी को लाया गया कि नहीं लाया गया? तो निश्चित तौर पे अगर वैसी महिलाओं को लाया जाएगा, और राजद से अपेक्षा है, जनता अपेक्षा करती है कि हर तबके की महिलाओं को लाया जाए आगे। नहीं, ये राजद से ही अपेक्षा क्यों नहीं है? मोदी जी सिर्फ मैं OBC हूँ, मैं OBC हूँ, और बताएंगे कि जबकि ओरिजिनली वो OBC भी नहीं थे, है ना। बस एक चेहरा देखकर आप और ये बोलोगे कि मैं ही संपूर्ण OBC हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वोट देने के लिए नहीं होगा ना। ये अपेक्षा तो हर पॉलिटिकल पार्टी से करनी चाहिए, इसीलिए तो हम करें। आप राजद से ही अपेक्षा करोगे, जब महिला आरक्षण बिल आए तो उसमें कोटा विद इन कोटा की लड़ाई के लिए राजद ही लड़े। आप हर चीज का एक्सपेक्टेशन, जब हमने कहा कि लालू जी ने कहा कि कोटा विद इन कोटा हो, OBC महिलाओं को, SC ST महिलाओं को, अल्पसंख्यक महिलाओं से अलग से कोटा हो, तब हम पे आरोप लगाया गया लालू जी को, संपूर्ण मीडिया ने, और उस समय जो लिबरल प्रोग्रेसिव लोग बैठे हुई थी, महिला जो पार्लियामेंट में, सबने कहा कि लालू जी महिला आरक्षण विरोधी हैं, क्योंकि लालू जी कभी महिला आरक्षण विरोधी नहीं थे। लालू जी का ये कहना था कि आप महिला आरक्षण बिल 1996 में, जो हमारी सरकार में एज ए प्राइवेट मेंबर बिल आया था, तभी आप लागू कर दीजिए, लेकिन एक काम करिए, इसमें OBC महिलाओं को अलग से कोटा दे दीजिए। तो राजद ही सारी लड़ाई लड़े, राजद तो रखिए फ्रंट पे, MLC हैं हमारे, MLA हैं हमारे, सांसद हमारे हो रहे हैं, टिकट दिया गया था कई लोगों को, प्रवक्ता भी हमारे महिलाओं को ही मेन चेहरा आप देख रहे हो सबसे ज्यादा भेजा जाता है, जिसमें मैं हूँ, प्रियंका हूँ, सारिका पासवान जी, अजय यादव जी, तमाम लोग हैं। राजद तो पूरा करे, फिर भी सवाल सिर्फ और सिर्फ राजद से क्यों नहीं BJP देती, क्यों नहीं कांग्रेस देती, क्यों नहीं जदयू देती, क्यों नहीं अदर पार्टियां देती हैं? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मतलब हमें रिप्रेजेंटेशन का सवाल उठाते हैं, हमें रिप्रेजेंटेशन देते हैं, फिर भी हमारे ऊपर सबसे ज्यादा सवाल दागे जाते हैं। बहुत कंचना का कहना एकदम साफ है कि जो पार्टी सामाजिक न्याय की बात करती है और सामाजिक न्याय से जुड़े सवाल सिर्फ उनसे किए जाते हैं, क्या बड़ी पार्टियों की जिम्मेदारी नहीं बनती है? निश्चित तौर पे ये सवाल बेहद जरूरी है। राजद में एक बात जो आम जनता हम लोगों से पूछती है, क्या आपको लगता है कि तेज प्रताप और तेजस्वी जो है वो भाई हैं? देखिए, मैं सबसे पहले मैं आपको यहीं स्टॉप कर देती हूँ कि वो बहुत पारिवारिक मामला है, बहुत ही पारिवारिक मामला है, और लालू जी के बड़े बेटे रहे हैं, लालू जी ने खुद इतना बड़ा स्टेप लिया, इसके लिए बहुत बड़ा कलेजा होना चाहिए। बिल्कुल, है ना, बहुत बड़ा कलेजा होना चाहिए कि एक पिता जो है कहता है कि पार्टी और परिवार से बाहर कर रहे हैं, तो इतना आसान नहीं होता है। तो पारिवारिक मसला है, उस पर हमको नहीं लगता कि राजनीति का कोई स्थान बनना चाहिए, क्योंकि परिवार में जाकर राजनीति करने लगेंगे तो फिर मोदी जी के परिवार पर भी हम आ जाएंगे, है ना। अगर परिवार, मोदी जी या BJP या कोई भी हमारे परिवार पर राजनीति करेगा तो हम भी परिवार पर आ जाएंगे, तो हम पूछेंगे, फिर आपकी पत्नी के बारे में पूछेंगे, आप भी अपने माँ पे राजनीति करो, आपके परिवार के बारे में पूछेंगे कि आप इतने बड़े प्रधानमंत्री तो बन गए,
लेकिन क्या कभी भी आप अपने परिवार वालों को अपने साथ लेकर रखें? आपकी माँ लास्ट मोमेंट पे भी आपकी माँ का देहांत हुआ, लेकिन आप उस समय क्या कर रहे थे? आप कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे थे, सही है ना। आज आप कह रहे हो कि हम गया जी में जाकर अपनी माँ का पिंडदान कर रहे हैं, तो आपसे पूछेंगे कि आपके छोटे भाई ने जब ऑलरेडी पिंडदान कर दिया हुआ था तो 3 साल बाद आपको याद आए कि माँ का पिंडदान करेंगे, वो भी गया जी में, बिहार जाकर। क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव है। आपने कोई भी जो हिंदू रिचुअल्स हैं उसका पालन नहीं किया था, कोई पालन नहीं किया था। लालू जी जब इस पे सवाल उठाए थे कि मोदी जी हिंदू नहीं है, हिंदू होते तो माँ के डेथ के बाद बाल मुंडन जो करवाने आपने नहीं करवाया था, तो लालू जी के ऊपर ही उल्टा आप लोग पलट कर जवाब देने लगे। तो सवाल अगर परिवार पर उठाओगे तो सवाल परिवार पर, अरे वंदे भारत को उद्घाटन करने चले गए थे। वही कह रहे कि परिवार पे सवाल, परिवार पे राजनीति करोगे तो परिवार पे राजनीति हम भी करना शुरू करेंगे, और जो ही बहुत निचले स्तर की राजनीति होगी जिस पर हम उतरना नहीं चाहते हैं। वोटर अधिकार यात्रा में गई थी आप बिहार? वोटर अधिकार यात्रा में नहीं जा पाए थे, यहीं पर, लेकिन अब पूरी निगाह थी। पूरी निगाह। बिहार में क्या परिणाम आने वाले हैं? कंचना को क्या लगता है? सच सच बताइए कंचना, आप सोचती तो होंगी ही होंगी, अब जिस तरह की मजबूती दिखाई दे रही है दूर से। देखिए, इसके पहले भी जो इंटरव्यू कर रहे थे मैंने बताया कि बिहार में आर पार की लड़ाई, बहुत आर पार की लड़ाई है कि 20 साल से एक सरकार को मौका जनता ने दिया, लेकिन अब परिवर्तन का समय है ना। 20 साल से आप सिर्फ गाली देते आए हो कि कुछ नहीं था। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि कुछ नहीं था, ये ब्रह्मांड के निर्माता हो गए नीतीश कुमार जी। उसके पहले तो कुछ एग्जिस्ट ही करता ही नहीं था। ये जब आए तब बिहार बना, ये जब आए तो महिलाएं कुछ पहनने लगी, ये जब आए तो महिलाएं सुंदर दिखने लगी। तो ये जो है कि जो अचेत अवस्था में नीतीश जी चले गए हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं, बिहार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनको, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है बिहार में इस समय सबसे ज्यादा क्रेज, मैं कहूंगी युवाओं में तेजस्वी जी को लेकर क्रेज है, वो तो दिखाई दिया वोटर अधिकार यात्रा में। और आपको मालूम है 58% बिहार की पॉपुलेशन जो है वो यूथ है, और यूथ जब चाहती है ना तो वो सत्ता परिवर्तन करके मानती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपको लगता है, नहीं लगता है कि बिहार का इलेक्शन जो भी परिणाम होगा बड़ा दूरगामी असर डालेगा? नहीं, बिहार का परिणाम तय है कि क्या होगा, सत्ता परिवर्तन होगा, और उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल में भी इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन है। और जिस तरीके की घटना, मैं इसको घटना बोलूंगी, SIR को बिहार में 2 महीने पहले करने की कोशिश की गई एक्सपेरिमेंट, वो ये घटना यूपी में और वेस्ट बंगाल में भी किया जाएगा। लेकिन हाँ, जनता के बीच में इतनी बड़ी वोटर अधिकार यात्रा से एक मैसेज पहुंच गया है कि 2 महीने पहले ही क्यों, क्योंकि इनकी कोई मंशा होती है। अगर वोटर अधिकार यात्रा SIR इनको सीरियस कराना था और इनको लगता था कि डुप्लीकेट वोटर जो मर गए उनका वोट निकाल दिया जाए, तो शायद ये यूपी में अभी से शुरू कर देते, शायद वेस्ट बंगाल में भी शुरू कर देते। अभी तो सीसीज की मीटिंग की है, सीसीज ने कह दिया इतनी जल्दी हम नहीं कर सकते। वही यही प्रॉब्लम है ना कि ताकि जल्दीबाजी में करो, उस समय क्या होगा कि एक बार वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगा, ये नाम फिर आप उसको बिल्कुल कंप्लेन भी नहीं कर सकते, वोट भी नहीं कर सकते। राहुल और तेजस्वी की दोस्ती के बारे में क्या कहेंगे? गजब सिंक्रोनाइजेशन है दोनों लोगों। नहीं, वो पारिवारिक एक तरीके से आप देखिए कि सोनिया गांधी जी और लालू जी में भी बहुत जब ये चाहे सुषमा स्वराज जी हो, चाहे बीजेपी के मोदी जी और सब ये सारे लीडर हो, जब सोनिया गांधी जी पर विदेशी मुल्क से आने का आरोप लगाते थे, लालू जी अकेले खड़े थे। और प्रधानमंत्री कहते थे कि प्रधानमंत्री बनेंगी तो मैं मुंडन करवा लूंगी, है ना, सुषमा स्वराज जी का स्टेटमेंट है। उस समय सिर्फ और सिर्फ लालू जी खड़े थे। लालू जी कहते हैं इस देश की बहू है, वो इस देश के नागरिक हैं, वो खड़े हुए थे। तो एक रिश्ता है, एक होता है कि राजनीति अलग है, लेकिन एक तरीके से एक रिश्ता है, और हमें लगता है कि वो उस रिश्ते को तेजस्वी जी और राहुल जी कैरी कर रहे हैं। दर्शकों को बता दूं कि जब 2004 में कांग्रेस पार्टी UPA की सरकार बननी थी और प्रधानमंत्री का चुनाव होना था, तो लालू प्रसाद यादव जी ने अकेले व्यक्ति थे जो सोनिया गांधी के साथ खड़े, तो चाहते थे कि सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, जिद पर अड़ गए थे। उसकी कहानी हम आपके सामने लेकर के फिर आएंगे। एक आखिरी सवाल पूछना चाहते हैं आपसे हम कंचना जी कि आप परिवार और यह राजनीति के बीच में संतुलन कैसे बनाती हैं, और क्या सोचा है भविष्य के बारे में? आप सपना क्या देखती हैं? देखिए, आपको परिवार और राजनीति के बीच में जो संतुलन बनाए, क्योंकि हम लोग भी एक ऐसे पृष्ठभूमि से आते हैं जहाँ पर फर्स्ट स्टेप में महिलाएं पॉलिटिक्स में आती हैं, राइट।
तो क्यों भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके की राजनीति है, तो एक परिवार को थोड़ा डर लगता था शुरू में कि बोल रही हैं टेलीविजन पे, इस तरीके से बोल रही हैं, कहीं कुछ हो गया तो बाहर कैसे रहेंगी, ये तमाम समस्याएं होती थी। लेकिन धीरे धीरे जब उनको जो है कि दिखने लगा कि लोग, पब्लिक देखने लगी, पब्लिक पसंद करती है, और कहीं मेरी मदर से मिल जाती है, अरे आपकी बेटी को आज मैंने सुना था बहुत अच्छा बोल रही थी, तो फिर उनको ऐसे रिश्तेदार भी हैं। और जब भी कभी कोई समस्या आई है, उस समस्या में हमने देखा है कि हमेशा से हमारे लीडर तेजस्वी जी हो, संजय जी हो, मनोज सर हो, हमारी पार्टी उस समय पूरी खड़ी हो जाती। कोई छोटी सी समस्या मैं बता दूं कि आज ये प्रॉब्लम हो गया ना, तुरंत फोन आ जाता है क्या प्रॉब्लम हुआ। तो हमें लगता है कि परिवार और हमारी पॉलिटिकल पार्टी भी एक परिवार है जो परिवार की तरह खड़ी हो जाती है, तो कभी कोई डर ही नहीं लगता, कभी कोई डर नहीं लगता। और जहां तक बात की बात रही, क्योंकि मुझे पढ़ने का भी बहुत शौक है और आगे भी मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, अगर मौका मिले तो मशीन लर्निंग के बाद, पीएचडी करने के बाद वो भी करेंगे, उसके आगे भी पढ़ाई करेंगे। साइंस के स्टूडेंट हैं, आप सोच नहीं सकते हैं, कैंसर जो डाटा पूरा साइंस है उस पर ये पढ़ाई पीएचडी कर रही है। और देखिए राजनीति कर चुकी, कंप्लीट होगी, डॉक्टर हो गई, डॉक्टर कंचना यादव, वाइवा बाकी है, वाइवा मैंने कंप्लीट हो गई पीएचडी। तो अब उसके बाद क्या, पोस्ट डॉक्टरेट सोच रहे हैं, अगर मौका मिलेगा जाएंगे, लेकिन पार्टी की जो जिम्मेदारी, पार्टी अगर चुनाव लड़वा दी तब क्या करेंगे? नहीं, देखिए बात यह है कि चुनाव लड़वा दी, पार्टी प्रवक्ता बना दी, और पता नहीं और पार्टियों में प्रवक्ताओं का क्या स्पेस दिया जाता है, क्या पद दिया जाता है, लेकिन हमारे पार्टी में प्रवक्ताओं को बहुत ही, है ना, बहुत ही स्पेस दिया जाता है। सबसे बड़ी बात, जनता आपसे बहुत प्यार करती है, जनता करती है। तो उस समय जब हम पीएचडी कर ही रहे थे, हमारी पार्टी, हमारे तेजस्वी जी ने हम सबको प्रवक्ता बनाया, और बिना मांगे बनाया। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। जो समय जिस चीज का होगा, जो चीज पार्टी को लगेगा उचित है, हमें हर चीज मिल जाएगा। सपना क्या देखती है? सपना मैं देखती हूँ कि हमारे जैसे तमाम महिलाएं भारत की पॉलिटिक्स में आए, वो महिलाएं जो पहली बार राजनीति में आए, अपने दम पर आए और शिक्षित हों, पीएचडी करें, डॉक्टर बने, हर एक जगह पर जाए और मुखर होकर बोले। और ये जो है ना कि एक राजनीतिक छवि जो बनी हुई है, अभी से अगर देखें आजादी के बाद से अभी तक जितने चुनाव बिहार पूरे देश भर में हुए, सिर्फ 17 महिला मुख्यमंत्री बन पाई हुई हैं। राज्यपाल की भी संख्या देखें, कैबिनेट मिनिस्टर देखें, हर क्षेत्र में अगर आप देख लो, तो हमको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को स्पेस मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिजर्वेशन सिस्टम है, उसमें रिजर्वेशन में ओबीसी महिलाओं को अलग से कोटा लागू किया जाए, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे मौका मिल गया पढ़ने का, जेएनयू आने का, बोलने का, कॉन्फिडेंस आ गया, लेकिन अगर मेरे सामने अगर एक ऐसी महिला को, मैं उदाहरण दे रही हूँ, खड़ा कर दिया जाए, जो जिस महिला की स्कूलिंग भी नहीं हुई है, कॉलेज नहीं मिल पाया, कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, पैसे भी नहीं है, तो वो महिला तो पहले से ही हार चुकी ना मेरे सामने। तो आप कैसे कह रहे हो कि समानता की लड़ाई है? वो फिर समानता की लड़ाई है ही नहीं, बस एक नौटंकी चल रहा है ना। तो दर्शकों, आपके बीच थी निर्भीक, जुझारू, शिक्षित और सबसे बड़ी बात, हमारे घर परिवार की लड़कियों की तरह जैसी होती है कंचना। आप सबके बीच में, आप कंचना से कभी मिलेंगे तो आप कहेंगे कि अपने घर परिवार की किसी लड़की से मिल रहे हैं। कंचना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लेंस के दर्शकों को समय दिया। फिर मिलेंगे, फिर परेशान करेंगे आपको हम। बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद।